स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, आज बात करेंगे उसकी जो इन दिनों अपराध और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सबसे बड़ा टूल बना हुआ है। उनके घर और अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज कर रहा है। जी हां, बात हो रही है बुलडोजर एक्शन की। बीते दिनों जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की और सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया और इस पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से एक बात तो साफ है कि इस मामले को लेकर अब खूब सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल क्या है? सवाल यह है पहला कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगेगा? दूसरा सवाल, क्या बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक से अपराध पर असर होगा? और तीसरा बड़ा सवाल यह कि क्या बुलडोजर एक्शन किसी खास समुदाय पर ही होता है जैसा कि आरोप लगाया गया है? इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की बड़ी डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अपराध के खिलाफ कई राज्यों में न्याय बन चुका बुलडोजर अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है। बुलडोजर एक्शन आगे भी जारी रहे या रोक लगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। वहीं इस मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल बुलडोजर एक्शन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून में किसी भी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, ये कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश जारी करेंगे। साथ ही तमाम राज्यों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इन मामलों में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि याचिका में केंद्र सरकार और राज्यों को पक्षकार बनाया गया और कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ वाजिब कानूनी कार्रवाई के बजाय उनके घरों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी और मनमाना रवैया है, जिसे अंजाम देकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 17 सितंबर को एक बार फिर सुनवाई करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी या फिर ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। फिलहाल प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं। इसके अलावा फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, आप दोनों का स्वागत है। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जावेद थोड़ी देर में होंगे और विनीत जिंदल वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सबसे पहले मैं प्रियंका जी आपका रुख कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसके दलील में सरकार ने कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाता है, न कि वैध निर्माण पर, यानी कि नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, म्युनिसिपल एक्ट के तहत। तो इसमें उसका अपराध होना या अपराधी होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका जी। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार सवालिया निशान भी है और साथ में फटकार भी है भारतीय जनता पार्टी को। और एक कहावत है कि लोग टूट जाते हैं अपना घर बनाने में और तुमको तरस नहीं आता है 1.5 लाख घर उजाड़ने में। और इन 1.5 लाख घरों में 7 लाख लोग रहते थे। अब बताइए कि वो 7 लाख लोग जो इन घरों में रहते थे, तो क्या वो पूरी तरह से जिम्मेदार है? क्या वो कन्विक्ट है? क्या वो अपराधी हैं? उन्हें बेघर करने की क्या जरूरत थी? इस देश में न्याय प्रणाली है। आपको लगता है कि अगर कोई भी घर इलीगल है तो उसकी प्रॉपर कार्रवाई होती है, प्रॉपर लीगल नोटिस जाता है। यहाँ पर तो लीगल नोटिस पहुंचने से पहले ही बुलडोज कर दिया जाता है। सिर्फ अभियुक्त बना और सिर्फ उसके पास चार्जेस लगे और उसके बाद उसका घर डिमोलिश कर दिया गया। और अगर अपराध की यही श्रेणी है कि आज किसी भी श्रेणी में अपराध को अगर रखते हैं और आप बुलडोजर चलाते हैं, तो ये बताइए कि उस अपराध में भारतीय जनता पार्टी के खुद की पार्टी के लोग क्यों नहीं शामिल होते? आप बताइए, वो लोग शामिल नहीं है जो बलात्कारी है भारतीय जनता पार्टी। ब्रजभूषण जैसे लोगों के घरों पर कभी बुलडोजर नहीं चला, चिन्मयानंद के घर पे कभी बुलडोजर नहीं चला, कभी बुलडोजर नहीं चला। जो है, आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, PHU में छात्रा के साथ बलात्कार होता, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला?
सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव बुलडोजर चल रहा है, वो भी किसके ऊपर? जो गरीब है, जो मुस्लिम है, या जो दलित है, अल्पसंख्यक है, इन्हीं सबके घर पर बुलडोजर चल रहा है। जाति विशेष को टारगेट करके आप बुलडोजर चला रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि उसको पूरा देश एक्सेप्ट कर ले। हकीकत ये है कि उनकी गलती क्या है, जो इन घरों में रह रहे थे, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, उनकी गलती क्या है? ये सवाल एक सबसे बड़ा एक सामाजिक तौर पर सवाल है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने राहत कोष से, जो पीएम केयर फंड है, उससे इन लोगों को वाकई में मदद देनी चाहिए, ताकि ये लोग फिर से अपना घर बना सके और अपना नॉर्मल जिंदगी जी सके। आप सजा किसको जी देंगे? जो अपराधी होगा उसको देंगे, उसके पूरे परिवार को दे देंगे? उसके जी परिवार की क्या गलती है? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि वो 6 लाख, आप मान लीजिए 1.5 लाख लोग अभियुक्त हैं, और वो 6 लाख, जो 5.5 लाख लोग हैं, उनकी गलती क्या है? आप ये बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल जायज है, और हम समझते हैं कि पूरी तरीके से ये प्रथा बंद होनी चाहिए। ये पूरी तरह से ठीक है। तानाशाही है। आलोक बख्शी के और पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं फराज किदवई जी के पास आऊंगा। प्रियंका जी वापस आ रहा हूं। आप कह रही कि भाई जिसका दोष नहीं है उसके घर को क्यों गिराया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई अभी दोषी सिद्ध हुआ नहीं है, सिर्फ आरोप लगने पर इस तरह के एक्शन लेना क्या सही है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, आलोक जी, ये भी कहा कि पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। देखिए विवेक जी, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्वागत योग्य कदम की सही बात है कि अगर किसी के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता है और आप उसके ऊपर एक्शन में मोड में चले जाते हैं। मान लीजिए किसी का बेटा जी, मुझे लगा आलोक जी तक आवाज शायद नहीं जा पा रही है, उनका कनेक्शन एक बार चेक कीजिएगा। मैं फराज किदवई जी के पास आ रहा हूं। फराज किदवई जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य से बंद किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की दलील यह है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता है, जहां कहीं भी अवैध निर्माण है उस पर, और ये नगर निगम एक्ट के तहत होता है। देखिए विवेक जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, इनके सांसद तो ये भी कहती हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा था वहां पर महिलाओं के बलात्कार होते थे। ये सरकार के मंत्री पुत्र किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो सरकार के कहने पर विवेक जी मत जाइए। और मंत्री पुत्र के घर पर बुलडोजर पहुंचा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, आपका इतना बड़ा चैनल है, आप जरा पता करके बता दीजिएगा। विवेक जी, एक शेर सुनाऊंगा, बाकी हमारी बहन प्रियंका जी ने काफी कुछ बता दिया है कि दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो जलजलों की किसी दिन जबान बोलेगा। उठेगी कोई आवाज बेकसों के लिए, जमीन चुप रही तो आसमान बोलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बोला विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां इस पर भी की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इंस्टेंस जस्टिस का जो रिजीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो गाइडलाइंस जारी करेगा। अब देखिए क्या है विवेक जी की, एक ये बुलडोजर कोई एक मशीन नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था, बुलडोजर एक विचारधारा है, और जर्मनी में एक प्रिंसिपल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल कहा जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूरर प्रिंसिपल। आज जो सरकार काम कर रही है विवेक जी, वो नाजी फ्यूरर प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रही है। और ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था नाजी जर्मनी में, जो कि एक हायरार्की एस्टेब्लिश करता था। उसमें टॉप में अगर किसी ने बोल दिया तो जो उसने आदेश दे दिया वो नीचे तक चीजें परकुलेट होकर के चली जाती थी। आज देश में और प्रदेश में क्या हो रहा है कि एक बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर है और एक बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं विवेक जी, संजय निषाद जी, इनके जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एलाई हैं, 21 अगस्त 2024 को उनका इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टेटमेंट छपा। वो हूबहू स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं हिंदी में ट्रांसलेट करके। संजय निषाद जी ये कहते हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट सिस्टम का एक हेल्पलेस लीडर बताते हैं और सरकार को एक बड़ा फेलियर मानते हैं कि सरकार आज जनमानस के लिए कोई काम नहीं कर रही। और बुलडोजर के लिए क्या बोलते हैं संजय निषाद जी? संजय निषाद जी बुलडोजर के मिसयूज का भी मुद्दा उठाते हैं और वो कहते हैं कि जौनपुर में उनकी जो समाज की एक महिला का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस महिला के घर पर जो बुलडोजर चला
वो बीजेपी की सरकार ने एक तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा है और इस बुलडोजर की वजह से हम लोकसभा का चुनाव हार गए। तो ये तो विवेक जी इनके जितने क्या नाम है, इनके जो अलायंस है वो बोल रहे हैं। नहीं तो अब एक बात दूसरी बात आप बताइए, जाइए। ठीक है, आपकी बात आ गई। फराज किदवई जी एक बात बताइए, क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अवैध निर्माण को रोकना भी तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, या अवैध निर्माण होने देने चाहिए? नहीं, अवैध निर्माण पर, अगर अवैध निर्माण फराज किदवई का है और अवैध निर्माण विवेक शांडिल्य जी का है, तो दोनों जगह बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि विवेक जी क्या चल जाएगा और हमारे यहाँ ना चले। ये जो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। 100% हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। आप प्लीज आप पर से अपनी पट्टी हटाइए, आपको बिल्कुल दिखेगा। नहीं, मेरे पट्टी तो नहीं लगा, अप्रोच लेकर के, पट्टी तो नहीं लगा फराज किदवई जी। सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। किदवई साहब, आपने तो चश्मा लगाया, मैं तो वो भी नहीं लगाता, मैं तो खुली आंखों से सब कुछ देखता हूँ। तब तो वो डेंजरस है कि खुली आंखों से आप नहीं देख पा रहे हैं, ये तो बहुत डेंजरस है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चश्मा भी नहीं लगाता। आपका चश्मा कैसा है मुझे नहीं पता, समाजवादी पार्टी वाला या फिर कुछ और वाला, मुझे मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप जो सिलेक्टिविज्म की आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो जमीयत की याचिका में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ विशेष करके ये कार्रवाई हो रही है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं, जल्दी से, थोड़ा सा मैं ऐड कर जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूंगा विवेक जी, कि खाली इसमें माइनॉरिटीज की बात नहीं है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए थ्रेट हैं, वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, उनके यहाँ बुलडोजर पहुंच जाता है। अब आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कैसे आज की तारीख में सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के ये सरकार कार्रवाई कर रही है। आप देखिए कि थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। जल्दी से सर। हाँ जी मैं बताता हूं कि कविता जी की जो बेल रिजेक्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें क्या कहा गया था कि सेक्शन 45(1) पीएमएलए का जो कानून है उसके हिसाब से महिलाओं को बेल की कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन वहां पर दलील यह दी गई क्योंकि ये पढ़ी लिखी महिला है तो वहां उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। और प्रीति चंद्रा जी जो कि 49 साल की महिला है, और संजय चंद्रा जी जो यूनिटेक ग्रुप में डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी थी, सेक्शन 45(1) को यूज करके उनको बेल मिल जाती है और के कविता जी की बेल रिजेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। तो भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करके, बुलडोजर का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके और अपनी तमाम जो एजेंसीज हैं, जो शासन प्रशासन है, उसका इस्तेमाल करके ये सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, ये सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के ईडी की कार्रवाई करते हैं। और अभी गांव देहात में विवेक जी आप अपनी, ठीक है, ये बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। चूंकि आलोक वंशी हमारे साथ आ गए और साथ ही साथ हमारे साथ विनीत जिंदल आ गए हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी स्वागत करते हैं सर, विनीत जी हमारे आज के शो में। आलोक जी, क्या ये अप्रोच सेलेक्टिव है? मतलब इससे सेलेक्टिविज्म हो रहा है क्या? समुदाय विशेष के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, या इस तरह के एक्शन में इसे अपराध के चश्मे से देखा जाना चाहिए, ना कि धर्म के चश्मे से? जी आपने मेरे से प्रश्न किया है जी, विवेक जी आपने मेरे से प्रश्न किया जी है। जी जी आलोक जी आपसे ही है जी। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज, बोलिए। मेरा ये कहना है कि अपराधी की कोई जांच नहीं होती है, इसलिए अपराधी अपराधी होता है जी। और अपराधी के, लेकिन हाँ, अपराधी की सजा उसके परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या इसमें धर्म वाला एंगल देखा जा रहा है ना? जो बात फराज किदवई कह रहे हैं कि भाई धर्म देखकर ही कार्रवाई हो रही है। जी फराज किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, अगर विवेक जी मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, हाँ, मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ अगर विवेक शांडिल्य हैं तो उनके खिलाफ भी अपना शासन प्रशासन यूज करेंगे। जी आलोक जी, नहीं बोल रहा जी आलोक जी। देखिए, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं सुप्रीम कोर्ट के कि आप किसी के बुलडोज नहीं कर सकते। अगर किसी ने बना रखा है तो उसके ऊपर नोटिस जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एक पीरियड दिया जाना चाहिए, उसके बाद उस पर। लेकिन यहां अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और दूसरे दिन
नहीं, मुझे लगता है कि आलोक जी से हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। ये जो बात आपने बेशक फराज किदवई साहब ने नहीं कही कि जो है वो धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है, जमीयत की याचिका में तो यही कहा गया है सर, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली उसमें यही कहा गया है कि समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं इसमें विनीत जी की राय चाहूंगा और विनीत जी से समझना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज की क्या है। विनीत जी, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज? देखिए विवेक भाई, ये कोई टिप्पणी नहीं थी, वो एक सवाल था। मेरे को नहीं पता कि कैसे सवाल से टिप्पणी बन गया, क्योंकि सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा था कि ये जो बुलडोजर की कार्यवाही जिसको कहा जा रहा है, क्या वो कार्यवाही अपराधियों के ऊपर ले जा रही है? जिसके जवाब में एसजी जो है हमारे तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई जो हो रही है वो कार्रवाई एमसी लॉज के अगेंस्ट जाकर जो अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ हो रही है। आप देखिए, मेरे पास पूरा ट्रांसक्रिप्ट है जो वहां पे आर्गुमेंट हुआ, उस आर्गुमेंट और सबमिशन जो वहां पे आए सभी हैं, और कहीं भी ये बात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस तरीके से नहीं रखी गई कि भाई कोई एक्शन जो है वो अगर ऐसा होता तो आज आगे होने वाले एक्शन के ऊपर स्टे हो गया होता। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये पिटीशंस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं, और आज तक कभी भी कोई स्टे इन पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर नहीं दिया गया। इससे ये बात साबित होती है कि जो एक्शन लिए गए वो न्याय संगत थे और कानूनी रूप से सही थे। अब बात आती है कि भाई ये कम्युनिटी को टारगेट बना के किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया, जमीयत ने अपनी पिटीशन में बोला। तो ये भी देखिए, लोगों का अपना अपना नैरेटिव सेट करने का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि ऐसा नहीं है। पिछले 6 साल के अंदर मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को अपनी लिस्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखनी चाहिए कि क्या सिर्फ उन 100 लोगों के ऊपर एक्शन हुआ अवैध निर्माण को तोड़ने का जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मुझे लगता है कि लाखों घर ऐसे थे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थे और उनको तोड़ा गया। ये सारा मामला सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए है, और ऐसी पार्टीज और ऐसे लोग जो लोग इलीगल तरीके से सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के पीछे हैं, और उसको इसी तरीके से बड़ा बनाया जा रहा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिखाया जा रहा है आगे रख के कि देखिए ये इस कम्युनिटी के अगेंस्ट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई है नहीं। आज देखिए, एक हलफनामा दायर किया गया राज्य सरकारों की तरफ से, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मकान तोड़े गए हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़े गए हैं, उनको तोड़ने से पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर लिखा गया है उसको फॉलो किया गया। अब उसके बाद कोई सवाल रह ही नहीं जाता, जब केंद्र सरकार ने खुद ये कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया कि भाई हमने जो है प्रोसेस फॉलो किया, या तो आप उसको आप दिखाइए कि हाँ नहीं जी आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आप वर्बली कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। एक मामला जो अभी एमपी का था, शायद कोई कांग्रेस के लीडर थे, उनका मकान गिराने की बात को लेकर था कि भाई हम, उन्होंने कहा था कि हमें नोटिस नहीं मिला। तो आज ऐसे तो तुषार मेहता ने बोला कि इनको आज नहीं, इनको इससे पहले ही जो एक ऑफेंस उनके ऊपर बना है उससे पहले इनको नोटिस दिया जा चुका है। और ये सब कह के मुझे लगता है कुछ नहीं है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसीडिंग है, बुलडोजर एक्शन जो है, इस नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल जो अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने अपने अपने बेनिफिट के लिए इसको अपने तरीके से यूज करना, प्रियंका जी के पास जा रहा हूं, कुछ नहीं। क्या इस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया है? प्रियंका जी, अपने अपने फायदे के हिसाब से इस मामले को टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसको एक तरह से अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट किया गया है। प्रियंका जी, देखिए, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इलीगल बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका ओनर जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसके साथ में जिसने उसमें अप्रूवल दिए होते हैं, जो जिम्मेदार उसके अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलना चाहिए? और नहीं चलना चाहिए तो ये न्याय नहीं है, क्योंकि वो तो निकल रहे हैं अपना काम करके, वो तो घूस खा के अपना काम कर रहे हैं। आखिर फंस कौन रहा है? वो बेचारा, जैसे हो सकता है उस बात की पता ही नहीं हो कि ये इलीगल जमीन है। तो अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जड़ तक जाइए और जड़ तक कार्रवाई करिए, और उन लोगों का भी घर गिराइए जिन्होंने इसको पूरी तरीके से अप्रूव किया और लगातार लंबे समय तक वहां पर लोग रहते रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी और सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट तो सवाल पूछ रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। उसके बाद भी अगर यहाँ पर जो है विनीत जी को लग रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ ऐसी फटकार ही नहीं लगाया, और सुप्रीम कोर्ट कैसे फटकार लगाता है? ऐसे ही तो लगाता है सवाल पूछकर। और अगर सवाल पूछकर फटकार नहीं लगा रहा है तो फिर क्या मतलब है इस बात का कि आप यहाँ बैठकर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं? फिर तो सब हम अच्छा समझ लें।
भाई सुप्रीम कोर्ट सवाल आपसे पूछ रहा है तो मतलब ये है कि आप कहीं गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट किससे सवाल पूछता है? तो मुझे लगता है कि किस तरह से आप उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक माँ बेटी जो झोपड़ी में रहते थे, उसकी झोपड़ी हटाने के लिए बुलडोजर भेजा जाता है और माँ बेटी उस झोपड़ी में जल जाते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकती। इतनी निर्दयी सरकार कहाँ की हो सकती है? इतने निर्दयी अधिकारी कहाँ के हो सकते हैं कि आपको अपने काम से मतलब है, कोई जल जाए कोई मर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? इस देश में सरकारें किस लिए बनती है? वेलफेयर गवर्नमेंट किस लिए बनती है? जी विनीत जी, इस पर आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जवाद, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। विनीत जी आपको रिप्लाई कर रहे हैं। विनीत जी देखिए विनीत जी, मैं विवेक जी, यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उन्होंने एक बात बोली कि सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछा। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो पेटिशंस फाइल हुई थी उसके अंदर ये अवर्मेंट था कि हमारे खिलाफ हमारी कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए सवाल पूछा गया। और राज्य सरकारों ने एफिडेविट के ऊपर अपना जवाब जो है वो ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। अब आप अपने हिसाब से उसको पॉलिटिसाइज कीजिए, आप अपने हिसाब से कहिए कि जी कार्रवाई हुई, गलत हुई। अरे भाई, जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ने का राइट गवर्नमेंट के पास है, क्यों नहीं तोड़ी जाए? और अगर किसी कोई अपराधी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ दे गया तो उसमें गलत क्या है? आप देखिए कि म्युनिसिपल, और जो बात आ रही है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम गाइडलाइंस फॉर्म करेंगे, उसका कारण क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन चल रही है। और सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में पिटीशन चल रही है। एमसी लॉज के अंदर जो फॉल्स हैं, एमसी लॉज के अंदर जो कमियां हैं, उनको ठीक करने की बात आज नहीं, बहुत पहले से उठ रही है। और इसी बात को लेकर ये सिर्फ इन 100 लोगों की बात नहीं है, ये उन सब लाखों करोड़ों लोगों की बात है जिनको इन लॉज की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्स पॉलिसी हो जो पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से लागू की जाए और कोई अलग अलग राज्यों का कानून ना हो, इसको लेकर सजेशन दिए जाए। तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। अगर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में हो अलग अलग एमसी लॉज के को छोड़ के, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो वेलकम करने की बात है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लॉ फॉर्म करने की बात कर दी, तो आप कह रहे हैं कि जी लॉ फॉर्म करने की बात क्यों कर दी? कानून में बदलाव समय के साथ होते हैं और उन्हीं बदलाव और सुझाव की बात याचिका डली है तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, ये कहना है विनीत जी का। प्रियंका जी, इसको जानबूझकर क्या राजनीति में लाया जा रहा है? इस बार आपने जवाब दिया है, लेकिन जल्दी से 10 सेकंड में आंसर कीजिएगा। मैं सैयद जवाद और फराज किदवई जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी देखिए, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, क्या वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? और अगर वो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो फिर सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की क्यों है जो ओनर है? आप पूरे प्रोसेस को जिम्मेदार ठहराइए। पूरे प्रोसेस में कौन जिम्मेदार है? अधिकारी जिम्मेदार होते हैं जो वहां पर अपनी आंखों के सामने देखते रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नगर निगम पूरी तरीके से अंधा बन के कंस्ट्रक्शन करवाता रहता है और उसके बाद नुकसान किसका होता है? भोली भाली जनता का। ठीक है, लेकिन सवाल, लेकिन याचिका प्रियंका जी ये नहीं डाली गई है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। याचिका ये डाली गई कि समुदाय विशेष पर क्यों एक्शन लिया जाता है बार बार, और इसी को लेकर जो है कोर्ट से सवाल भी पूछा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने डायरेक्ट एक्शन क्यों लिया, या फिर इस तरह से जो कोर्ट ने, जैसा कि विनीत जी ने बताया, उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उन्होंने सवाल पूछा है। तो मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद, मुझे योगी जी का एक इंटरव्यू याद है 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर हैं। ये शासन की रणनीति है। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि उन्हें सुरक्षा मिले और गुंडे और माफियाओं पर सख्ती हो। आगे उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर चैलेंज देते हुए कहा कि कोई निर्दोष मुस्लिम आकर यह बता दे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। पिछले 7 साल की सरकार में कोई एक आदमी आकर क्लेम कर दे, और इस देश में न्यायालय का दरवाजा भी खुला हुआ है। तो हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा अभी तक कि कोई कोर्ट में कोई याचिका लगी हो कि भाई मेरा घर बेवजह गिरा दिया, मेरा तो सब कुछ लीगल मामला था। तो इस मामले में अगर राजनीतिकरण है क्या? सैयद जवाद। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई आपका। ये तो नज़ीर साफ देखी जा रही है किस तरीके से पक्षपात जो है वो भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर हो रहा है, और वो खाली मुसलमानों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा है। पक्षपात तो हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के ऊपर खास तौर पे, फिर दूसरा बुलडोजर भी है साहब। एक बुलडोजर जो दिखाई दे रहा है, जो काम कर रहा है,
और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के ऊपर और मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, कभी उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है। एक बुलडोज़र है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो बुलडोज़र है आरक्षण के ऊपर चल रहा है। जिस तरीके से दलितों का आरक्षण खाया जा रहा है, ओबीसी का खाया जा रहा है, SC/ST समुदाय का खाया जा रहा है, वो भी एक तरीके से बुलडोज़र ही चल रहा है कि किस तरीके से पदों पर खाया जाए। तो टारगेट तो सभी लोग हैं, वो है नहीं कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो जो सत्ता से सवाल करेगा, जो सत्ता विरोधी होगा, तो उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे बुलडोजर हो, तमाम तरीके से योगी जी लतेड़ पड़ी है। योगी जी ने कहा कि भाई किसी ने सरकारी संपत्ति पर अगर कब्जा किया है, बात कहते हैं, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना। अच्छा, और सुन किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती की थाली लेकर जाऊं क्या? थाली सजाऊं क्या? जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि गुंडे माफियाओं पर सख्ती हो, उनको सुरक्षा मिले, और माफियाओं के, गुंडों के अवैध मैं कोट करना चाहूंगा, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है, आप लोगों को कितनी तकलीफ क्यों होती भाई साहब? हाँ, तो अजय मिश्र टेनी के ऊपर कितना बुलडोजर इन्होंने चला दिया, पूरा घर ध्वस्त कर दिया इन्होंने। उनका बेटा तो सार्वजनिक जीप लेकर के चला गया था ना, वो तो कोर्ट के अंदर है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कितना बुलडोजर चल गया, बता दीजिए जा करके। और भाजपा में जितने विधायक बैठे हुए हैं, जितने मंत्री बैठे हैं, उसमें बहुत से ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जों के आरोप लगे हैं। कब बुलडोजर जा रहा है योगी जी का? हिम्मत है एक बार कार्रवाई कर दें। और बता दूं, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरीके से जमीनें कब्जाई हैं, चाहे रेलवे की हो गई, चाहे डिफेंस की हो गई, चाहे अदर्स हो गई, उनके खिलाफ कब बुलडोजर जा रहा है? किस तरीके से डेवलपमेंट के नाम से किसानों की जमीन ली गई, छीनी गई अवैध तरीके से, नहीं तो और उसके बाद डेवलपमेंट नाम के बड़े बड़े अपनी कंपनी चली गई, तो कौन के पास है सर? इसके ऊपर कार्रवाई हो गई? सैयद भाई, सबसे ज्यादा जमीन तो वक्फ के पास है। आ गए लॉर्ड घूम के, लॉर्ड सबसे सबसे ज्यादा नहीं है, रेलवे के पास, डिफेंस के पास, आगे घूम के तो आप सबसे ज्यादा जमीन भागे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने और इस बारे में तो किरण रिजिजू का संसद के अंदर बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड बयान है वक्फ के ऊपर। सर देखिए, जो जिन उद्योग, अरे सुन लीजिए, आपको बता दूं 90% इस देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा अवैध निकलेगा। अगर आपने अपने घर का एक कोना भी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन की, इजाजत के, एक कमरा से दूसरे कमरा उसका नक्शा चेंज करा है, वो भी अवैध में आता है। आपने अपने घर के आगे बाउंड्री खींच करके डेवलपमेंट करवा लिया, वो भी अवैध में आता है। आप इस तरीके से करेंगे। और कितने सरकारी बंगले ऐसे हैं भाई, कितने अधिकारियों के घर ऐसे हैं जो अवैध तरीके से अपने आप कर लीजिए, वो भी अवैध की श्रेणी में आता है। कितने अधिकारियों के, कितने मंत्रियों के घर ऐसे बने हुए हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, जिनके नक्शे पास नहीं है। कब जा रहा है बुलडोजर? आपके हिसाब से करके देखें, आकर के आपके इस देश में, आपके हिसाब से देश में अतिक्रमण की खुली छूट होनी चाहिए? मैंने ये कब का अतिक्रमण की छूट होनी चाहिए? तो कह रहे थे आपका काम है, सरकार का काम है बस्तियां बनाने की, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? अगर वैध अवैध का ही सवाल है, इस देश के अंदर यही होता रहेगा, मैं आपके घर के ऊपर याचिका लगा दूंगा, कल आपके घर के ऊपर अगर विवेक भाई कोई याचिका आकर के लगा देगा कि निर्माण गलत तरीके से, कोर्ट के चक्कर काटते रहिएगा आप और देखिएगा फौरन बुलडोजर आ जाए। कोर्ट में न्याय नहीं हो रहा है, खाली आरोप लगा देने के ऊपर जो है बुलडोजर आ जा रहा है। कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। और ये वो लोग मानसिकता के हैं, सुनिए, आरोप लगा देने से इसमें भी तो आरोप ही लगाएगा खाली। ये सैयद जवाब, इसमें भी तो सिर्फ आरोप है, वो जो याचिका लगी है। विवेक भाई सुनिए तो, विवेक भाई खाली आरोप लगा देने के ऊपर ये बंदा जो है गौमांस खा रहा तो उसकी लिंचिंग हो जा रही है, खाली शक के ऊपर करके, और उनको संरक्षण मिला हुआ है देश के अंदर। क्या बात! और सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट की कैसी धज्जियां उड़ा करके फेंकी हुई है। उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई क्या? बताइए, 1992 में नहीं देखा था? रिमांड पे नहीं लिए गए क्या? क्या कार्रवाई गिरफ्तारियां हुई? अरे कहां बात कर रहे हैं भाई साहब आप? चलिए, कहां बात कर रहे हैं? कोर्ट का कहां डर बात कर रहे हैं आप? ये लोग कोर्ट से नहीं डरते हैं। मुझे कौन नहीं डरता कोर्ट से? मुझे एक बात बताइए, कोर्ट से नहीं डरते हैं। मुझे 5 केसेस बता दीजिए जिसमें अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ जो गलत हुआ हो।
आप कहा लिंचिंग पे चले गए, लिंचिंग वाले मामले में कानून ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, मुझे बताइए आप। नहीं, कानून तो बार बार बहुत सी टिप्पणियां कर रहा है, कानून बोलता है, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? डायरेक्शन तो ही देगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सरकार आपकी, आप करेंगे नहीं, आपके पास 10 बहाने हैं। अभी तो बड़ा अरे यही कोर्ट के ऊपर तिरंगा झंडा उतार करके, फिर आपको लग जाएगी सुनिए, आप मुझे बताइए, जब आरक्षण का मामला अभी आपने उठाया, जब कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्वे होना चाहिए और उसमें देखा जाना चाहिए, उस समय तो बड़ी आपको तकलीफ होगी कि भाई ये तो आरक्षण से छेड़छाड़, आरक्षण अब खत्म हो जाएगा, बवाल मचा दे पूरे देश में, आप लोगों ने बड़ी तकलीफ हो गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा आपको? किसने? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अब जवाब भी सुन लीजिएगा जल्दी से। पहले सवाल का जवाब। आलोक जी हमारे साथ दोबारा आ गए और फराज की 10 सेकंड के अंदर। हाँ। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यायालयों के ऊपर से तिरंगा उतार करके कौन सी मानसिकता का झंडा फहरा दिया था, ये कोर्ट की दुहाइयां देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हर कोई मानता है, लेकिन हां, कहीं पर संवैधानिक तरीके से अगर कोई चीज लोगों के पक्ष में नहीं निकलती तो संवैधानिक तरीके से विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है विनीत जी, ये तो कानून अपने हाथ में ले ले रहे हैं, ये तो कोर्ट से ऊपर हो गए। हाँ ठीक है विनीत जी। विवेक भाई, बड़ा अजीब है कि एक तरफ कानून की बात और एक तरफ कहते हैं कि भाई अवैध निर्माण को यहाँ तो भारत में हर निर्माण अवैध है। तो देखिए, बड़ा अलग अलग दोनों चीजें। और आपने बहुत सही सवाल उठाया कि क्या कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। क्या मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या राज्य सरकारों ने सिर्फ वो 100 मकान तोड़े जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर हैं? नहीं, इसके अलावा लाखों मकान तोड़े गए। क्यों नहीं उन लोगों की बात यहाँ की जा रही? क्यों नहीं, क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उस कम्युनिटी के लोगों को ही सिर्फ उनके मकान तोड़े जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। अवैध, लाखों अवैध निर्माण तोड़े गए सरकारों की तरफ से, और उन लोगों की बात यहाँ पे नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो हम भी समझ रहे हैं कि किस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं, और ये सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति। देखिए, ऐसी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। कानून है, कानून के तरीके से काम कर रहा है, और अगर किसी की कोई गलती होगी तो उसको सजा मिलेगी। ऐसा मामला तो नहीं आया कि भाई किसी की गलती हुई और सजा नहीं हुई हो। अगर किसी का गलत मकान तोड़ा गया तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, क्यों नहीं, और मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? तो अगर किसी का मकान सही तोड़ा गया तो कम से कम ये कहने की हिम्मत तो रखिए कि हाँ ये मकान सही तोड़ा गया। आप उसको कम्युनिटी के ऊपर ले गए, आप उसको धर्म के ऊपर ले गए। इससे ज्यादा गंदी राजनीति और क्या हो सकती है जी। इसको विक्टिम कार्ड इसमें डालने की कोशिश की जा रही है, जो याचिका डाली गई उसके हिसाब से ऐसा नजर आता है। फराज किदवई जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आलोक जी के पास आ रहा हूं आपके पास। फराज किदवई जी, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर जाता और कार्रवाई होती। विवेक जी, हाँ देखिए विवेक जी, मैंने अभी आपसे पहले मकान तोड़ दिए गए उनकी बात कर लीजिए। पहले विवेक जी, अभी मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था जी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगते हैं या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके साथ नहीं है, उनके घर बुलडोजर जाता है। अब उसमें कितने हिंदू भाई हैं, कितने मुसलमान भाई हैं, ये सब डेटा जब निकलेगा कभी तब पता चलेगा। लेकिन विनीत जी अभी बोल रहे थे कि विपक्ष शायद पॉलिटिक्स करता है या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने का इल्जाम लगाता है। जवाब साहब ने बात लिंचिंग की। अरे जवाब साहब, लिंचिंग तो छोड़िए, और विनीत जी विपक्ष को छोड़िए कि कम्युनिटी को टारगेट करता है कि नहीं करता है। आज हम उस अमृतकाल में रह रहे हैं मोदी जी के, जहां पर इस देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री, विवेक जी इधर देखिए सामने आप, इस देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जब बोलता है कि वी विल टेक साइड्स, वोंट लेट मियां मुस्लिम्स टेक ओवर असम, हिमंता। मतलब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जब विधानसभा में ये बोलेगा कि हम साइड्स लेंगे, तो हमको और आपको पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर अगर बोलेगा कि इस देश में रेल हादसे मुसलमान करवाते हैं, और उस रेल मंत्री और उस मिनिस्टर को ये नहीं पता कि अभी जो फर्रुखाबाद में जो जब रेल की पटरियों पर लकड़ियों के लट्ठे और वुडन ब्लॉक्स रख दिए गए थे तो उनके क्या नाम थे। तो ये सब बातें करना आज की तारीख में जो है वो बेमानी है। अब रही बात बुलडोजर की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं विवेक जी। अभी 3 हफ्ते पहले बहराइच जिले में एक महिला की बॉडी मिली थी जिसका सर कटा हुआ था,
और एक हाथ और कुछ उंगलियां भी मिसिंग थी, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। क्या वहां पर बुलडोजर चला? बहराइच में ही, क्योंकि लखनऊ के बगल में एक 9 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उन रेपिस्टों के ऊपर क्या मुकदमा चला? जवाब साहब ने अभी इनके जो मिनिस्टर थे टेनी साहब, उनके बेटे के बारे में बात कर लिया। मैं क्या क्या बातें करूं। इनके आईटी सेल के लोग जो बनारस में गैंग रेपिस्ट के जो मुलजिम थे, 2 महीने तक मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे। अरे बुलडोजर तो छोड़िए, वहां पर ऑटो रिक्शा भी नहीं गया उनके घर के आगे। जौनपुर में एक दलित व्यक्ति को जबरन पेशाब पिलाया जाता है, तो क्या उसके घर में बुलडोजर गया? महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का नेता, विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक दलित महिला का रेप करता है, उसके घर पर क्या बुलडोजर गया? तो ये जो सेलेक्टिव रिवेंज लिया जा रहा है, ये सेलेक्टिव, इसकी जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जस्टिस और रिवेंज में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की आपने बड़ा टर्म दे दिया, सेलेक्टिव रिवेंज कह दिया सर आपने। बिल्कुल रिवेंज लिया जा रहा है, बिल्कुल रिवेंज लिया जा रहा है। और जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, देखिए एक बड़ा अच्छा टर्म अंग्रेजी में और है, मैं आपको विवेक जी बताऊं कि एक टर्म होता है कि उसको बोलते हैं एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, कि अगर आप किसी से जीत ना पाओ तो उसको बदनाम करो। गांधी जी को अगर आप उनसे बड़े नहीं हो पाए तो गांधी जी को बदनाम करो। नेहरू जी के लेवल तक आप पहुंच नहीं सकते, तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आप मेरे मुंह में बार बार मुसलमान डाल रहे हैं, मैंने एक बार भी मुसलमान नहीं बोला। सेलेक्टिव रिवेंज का वो किस टर्म में था सर? सेलेक्टिव रिवेंज वो किस टर्म में था? तमाम लोगों से ले रहे हैं। एक बात बताइए, आप या तो मुझे बेवकूफ समझते हैं या व्यूअर्स को बेवकूफ समझते हैं सर। सेलेक्टिव रिवेंज क्या होता है सर? सुनिए, अरे सुनिए, तो किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसान मुसलमान थे। किसानों को रेपिस्ट बोलती है कंगना रनावत जो इनके एमपी हैं, क्या वो मुसलमान थे? भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी है। नहीं तो किसानों के घर पे बुलडोजर चलवाया गया? जनमानस जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं सर आप? पहले विवेक जी पहले प्रधानमंत्री 1947 के बाद से आज मिले हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों को देख करके छात्रों को पहचान लेता हूं कि ये कौन है। अरे साहब, मतलब इतनी ज्यादा पहचान तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को हुई हो। तो जो लोग किसानों को आतंकवादी कहें, जो लोग किसानों को बलात्कारी कहें, जो लोग किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दें, ये रिवेंज नहीं तो क्या है विवेक जी? नहीं तो फिर मुझे एक बात बताइए, आपने तमाम चीजें गिनवा दी, मुझे एक बात बताइए, क्या गुंडों और माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए। आप अपनी पॉलिटिकल लाइन रखिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। कोर्ट ने भी तो सवाल पूछा है सर, वर्डिक्ट थोड़ी दिया है। सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, आप लोग इतना खुश हो रहे हैं जैसे कोई वर्डिक्ट आ गया हो। विवेक जी, आप जो है वो अपनी बात नहीं फंस गए। आप ये बताइए, बनारस IIT BHU में जो गैंगरेप हुआ था, उसके जो अपराधी थे, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं है? और अगर अपराधी हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? अजय मिश्रा टेनी के लड़के को आप अपराधी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर उसको अपराधी मानते हैं तो बताइए उनके। यही तो आप कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि धर्म देखकर बुलडोजर चला जा रहा है। यही तो आप कह रहे हैं, धर्म देखकर बुलडोजर चला जा रहा है और पार्टी देखकर बुलडोजर चला जा रहा है। प्रियंका जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। मैंने एक बार धर्म नहीं बोला, बाकी सब बोल दिया, उसमें अब धर्म मेंशन करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अपना दुश्मन मानती है जी, आपने केतवई जी, आपने सब कुछ कह दिया। छात्रों को भी अपना दुश्मन मानती है। उसमें धर्म ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है सर, उसके बाद आपको कहने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास। और विनीत जी, बड़ा अजीब है कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकारों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं ये कहने के बाद भी कि किसी भी अपराधी के होने के कारण किसी के मकान पे बुलडोजर नहीं चला, उसके बाद भी ये नैरेटिव अभी भी चल रहा जा रहा है कि भाई बुलडोजर उसके मकान पे चला जो अपराधी था। अरे भैया, उसका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था और प्रायोरिटी बेसिस पे उसका मकान गिराया गया, तो उसमें गलत क्या है? अपराधी होने की वजह से बुलडोजर नहीं चला। राज्य सरकार ने स्वयं ये कहा, एफिडेविट दे के कहा, और फिर भी इन लोगों को यही नैरेटिव चलाना है कि जी पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख के चलाया, गरीब के ऊपर चलाया। लाखों मकान टूटे हैं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थे। सिर्फ वो 100 लोग नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं, आप यहां बैठ के सिर्फ उन 100 लोगों की बात कर रहे हैं। ये गलत है। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो टूटना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को मानता है कि वो टूटना चाहिए। आप अपना नैरेटिव ना चलाएं, यही अच्छा है। कानून के तरीके से सरकारें और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, लैंड माफिया खत्म होना चाहिए, और यही बात योगी जी ने भी कही थी, जो विवेक भाई ने कोट किया। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए।
सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको रिप्लाई देना जा रहे हैं, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी भी आ गए, मैं आलोक जी के पास सैयद जवाद एक सेकंड रुकिएगा। आलोक जी बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुए हैं, मैं 2-3 बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर चुका हूं। आलोक जी, सेलेक्टिविज्म का आरोप लगाया जा रहा है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था सैयद जवाल जी को और सपा प्रवक्ता किदवई साहब को भी। सैयद जवाल जी के मुताबिक तो लगता है देश में सारी चीजें अवैध हैं, कुछ भी वैध नहीं है। तो ये तो इस हिसाब से तो है नहीं, लेकिन जो भी लोग इस तरीके के गतिविधियों में लिप्त है, खासकर सपा के रेजिम में जिस तरीके से माफिया गुंडे अपराधियों को बढ़ावा दिया गया और उसके बाद के कार्रवाई के बाद जो वहां का माहौल ठीक हुआ, फिर भी कुछ लोग जो पकड़े जाते रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर समुदाय से ज्यादा लोग पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि उनके ऊपर एकाएक नेक्स्ट डे जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए ये सिद्ध करने के लिए कि वो अवैध बिल्डिंग थी या वो अवैध इमारत थी या वो अवैध कब्जा किया हुआ था। थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए, एकाएक उसके ऊपर कर देने से लगता है कि अपराधी पकड़े जाने के साथ ही उसके घर को तोड़ दिया है। ये थोड़ा लोगों के नजर में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर आप, लेकिन बहुत सा अवैध कब्जा किए हुए हैं ये लोग सरकारी संपत्ति का। अभी तक जो मेरे संज्ञान में 6-7 हजार करोड़ का संपत्ति इनसे छुड़ाया जा चुका है, और भी इन्होंने कब्जा कर रखा है जो भविष्य में छूटेगा। और इस तरीके की जब गतिविधि होगी तो चाहे वो किसी समुदाय का हो चाहे किसी धर्म का हो, अगर उसने सरकार की जमीन को कब्जा हुआ है उसमें आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए सरकार के एक्शन पर। मैं कुछ नेताओं के नाम बताता हूं। फराज किदवई थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, जनवरी 2023 का मामला है, ललितपुर के माड़ावरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। जून 2022 में बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला। अगस्त 2022 में सिकरौला में सिकरौल वार्ड के वरुणा एनक्लेव सोसाइटी की जमीन पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बुलडोजर तो चल रहा है फराज किदवई जी, अब इसको आप सिलेक्टिविज्म कहें या आप पॉलिटिसाइज करें, ये सवाल आपके पॉलिटिक्स के नैरेटिव के हिसाब से आपको सूट करता होगा। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी काफी देर से वेट करें। प्रियंका जी, देखिए, पूरा ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये पूरी तरीके से एक द्वेष की भावना और एक कुंठा के साथ में एग्जीक्यूट किया गया है। और आप देखिए, वहीं उत्तर प्रदेश की एक कहानी मैं बताती हूँ आपको, अयोध्या की। वहां पे एक बफर जोन था, उस बफर जोन को डी नोटिफाई कर दिया गया और वहां की जमीन को अडानी को और जो रामदेव बाबा हैं उनको और जो रविशंकर जी हैं उनको वो जमीन दे दी गई। तो ये जो लीगल तरीके से, पूरी तरीके से जो स्कैम चल रहा है वो क्या है, उसमें कौन जिम्मेदार है? कल को कोई दूसरी सरकार है वो कह रही कि ये तो इलीगल है, तोड़ दिया जाना चाहिए। आपको पता है कि अयोध्या में अभी तक इतने डेवलपमेंट के बाद भी सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि वहां पर जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बड़े बिजनेसमैन, ये सारे लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब कल को कोई सरकार आती है दूसरी और ये कहती है कि ये तो सब इलीगल है, सारा बुलडोज कर देना चाहिए। तो ये तो सरकार अपने ढंग से किसी भी चीज को मोल्ड कर रही है, तोड़ रही है। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, आप उनकी जो हिस्ट्री पता करिएगा, वही बीजेपी को उन नेताओं से कोई खतरा तो नहीं था और कहीं वो उनके अगेंस्ट तो नहीं थे, इसीलिए उनके घरों पे बुलडोजर चला। मुझे तो नहीं पता कि कोई भी अपराधी ऐसा हो जिसके घर पे बुलडोजर चला हो और बीजेपी का हो। हाँ, ये जरूर देखा है मैंने कि लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की। जितने भी बलात्कारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश करती है, यहाँ से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक, और लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी आप कह रही है द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जी ठीक है, मैं सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहा थोड़ी देर पहले। सैयद मैं आ रहा हूँ फराज किदवई जी इसके बाद। सैयद जवाद, मैंने तो नाम गिनवा दिया, हालांकि प्रियंका जी कह रही कि हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर बीजेपी में उनके खिलाफ कोई विवाद रहा हो, लेकिन एक्शन तो हुआ, ऐसा नहीं है कि एक तरफा एक्शन हुआ हो। विवेक भाई, ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो कोर्ट में हलफनामा दे करके मुकर जाते हैं।
क्या करेंगे आप उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको कोर्ट ने कहा कि हाँ गलत हुआ, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जानता हूं किस चीज का जिक्र कर रहा हूं, क्या हुआ आज तक, वो तो बड़े शीर्ष नेतृत्व थे। और आप मुझको बताइए, ऐसे लोगों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं जो अवैध काम करते हैं। वैध अवैध की बात करें तो अभी तो पॉलिटिकल पार्टी ने चंदा भी लिया था, उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, वो आपको याद नहीं आ रहा था। आप सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दुआइयां दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चंदे को लेकर के जो लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो स्कीम लेकर के, उसके लिए क्या कहा था? वो वहां पर वैध और अवैध समझाने का मौका दिया जा रहा था, उसके लिए तो ए फॉर बट लगाए जा रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट की बातें करेंगे, ये मानेंगे? ये तरीके ढूंढते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग हों, जो कॉलेजियम के ऊपर लगातार हमले करते हो, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं छोड़ा। आप हमको यहां पर आके कहते हैं कि मानिए, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कई बार धज्जियां उड़ा करके फेंक दी। ये तो आज मौजूदा इख्तिदार के अंदर लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध करा, और आप हमसे तवक्को ये करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात माने, संविधान की भी बात माने। और जो मौजूदा इख्तिदार के अंदर हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं ईश्वर को शक्तिमान करके, और उसके बाद जाके संविधान के विरुद्ध में काम करते हैं, तो आपके पास संविधान विकल्प क्या है? को लगातार कम करके आपके पास अपमानित करने विकल्प है का सुप्रीम काम कोर्ट करते को हैं। नहीं मानने का, संविधान को नहीं मानने का? नहीं, हम तो मानेंगे, हम मानेंगे। बाबा साहब मानना ही पड़ेगा, नहीं मानने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। मानेंगे क्या कह रहे हैं आप? आपको मानना ही पड़ेगा। मानेंगे क्योंकि लैंड ऑफ द लॉ। हम इस देश से सुनिए, हम इस देश से हाँ, भारतीय जनता पार्टी की नहीं मानेगी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, उसके साथ अबाइड हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कह दिया इनडायरेक्ट वे में, आपने कह दिया कि हाँ आप लोग मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नहीं मानेंगे। यही आपका कहने का मौकिफ था, आपको मुबारक। ये मैंने कहा हम तब तक मानेंगे नहीं, आपका कहने का मकसद ये था कि आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हर किसी को, मैं भी बंधा हुआ हूं, आप भी बंधे हुए हैं, संविधान की शपथ ली है। आप इसे बुरा क्यों मान रहे हैं? आपको नहीं, आप बंधे हुए इस चीज से। मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए हमने बात करी। अगर यही कोई मुसलमान, कोई दलित या कोई अल्पसंख्यक समाज का, ओबीसी समाज का कह देता या विपक्षी नेता कह देता तो हाय तौबा मच चुकी होती। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो लोग सदन के अंदर बैठते हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी दिल से बात नहीं करते हैं, दिल से माफ नहीं करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो पक्षपात। और हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि हाँ मैं पक्षपात करता हूं, और बताइए इससे ज्यादा क्या बड़ी बात ले लेंगे। आज तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। आज उन्होंने एक नया बयान और दे दिया है कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनसे मछली मत खरीदा करो। तो जाके 2-4 केस फाइल कर दीजिए। आंखें बंद कर लेंगे भाई, इस देश में न्यायालय है ना, न्यायपालिका है, आप जाके डिस्क्रिमिनेशन करें। मैं कौन सा डिस्क्रिमिनेशन पे आंखें बंद करके बैठा हूं? मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के बाद मैंने ही डिबेट बुलाई ना, मैंने ही आपको आमंत्रित किया यहाँ पर डिबेट के लिए। अरे मैं आप यहाँ पर खुल के बोल रहे हैं भाई, आप तो कहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर? आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप तो लाजवाब हैं। क्या कहना आपका? मैं तो वाहवाही करता हूं आपकी। क्या कहना? वो छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं क्या बोलूं मैं? नहीं, वो छोड़िए आप, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें इस देश में। आपके ऊपर तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। इस देश में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। की बात कर रहा हूं जो सत्ता के चाटुकार हैं। हम किसके पास फरियाद लेकर के जाएंगे? कोर्ट के पास, न्यायालय के पास की बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, हम उन लोग की बात कर रहे हैं, उन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, हम उन अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो सत्ता के और शासन के जो है चाटुकार हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो असंवैधानिक आते ही बगैर देखते ही ये सरकार का आदेश आया है कि भाई ये ठीक है या नहीं है, इसमें गरीब का नंबर बढ़ाने में लगे हो। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस हैं जिन अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आप बताइए क्या करेंगे? उन पर यकीन कर लें हम। तो ये आप तो याचिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। बैठे हुए हैं तो जमीयत की जो याचिका, जमीयत की जो ये जो याचिका डली है वो भी सवालों के घेरे में है। फिर आपके हिसाब से अगर कोई याचिका डले उस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ ले, इसका मतलब थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हो गया। और आपकी बात सही हो गई है कि भाई किसी खास समुदाय पर ही बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? वो इसलिए लिया,
अरे अरे सरकार कब तक विक्टिम कार्ड खेलेगी? सरकार कब तक विक्टिम कार्ड खेलेगी? कब तक जो है आड़ लेकर के चुपती रहेगी? कब तक राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े रहेगी? कब तक मीडिया का चोला ओढ़े रहेगी? सरकार से बड़ा विक्टिम कार्ड कौन खोल रहा है? रोने लगते हैं आकर के, बोबो बोबो रोएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझको गाली पड़ रही है, इतनी गालियां दे दी, फला खुलेआम झूठ बोलते हैं। काफी देर से वेट कर रहे हैं, समय सीमित है। फराज की और हमने आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। जी आपके पास सदन के अंदर भी लोगों को रोते हुए देखा है। नहीं, और आप सदन के अंदर भी लोगों को रोते हुए और आप जो यहाँ कर रहे हो क्या है? रो रहे थे नहीं, और आप जो कर रहे हो वो क्या है? हम तो लोगों की बात रख रहे हैं, हम लोगों की बात रख रहे हैं, हम लोगों का फराज की दवाई कुछ कहना चाह रहे हो? आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। और हम डट करके सामना करेंगे सरकार का, हम डट करके सामना करेंगे सरकार का। 10 सालों से कर रहे हैं सरकार का। हाँ, तो अवैध अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं, तो अवैध अतिक्रमण रुकवा दीजिए ना पहले, करके बात रखें, अवैध अतिक्रमण रुकवा दीजिए पहले। फराज की दवाई और आलोक जी को स्क्रीन पे लेकर आई। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। फराज की दवाई जी। देखिए विवेक जी, बुलडोजर की जहां तक बात हो रही है तो सरकार खाली एक सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बदला नहीं ले रही है। खाली सरकार जो है वो बुलडोजर चला रही है एससी एसटी और ओबीसी के फंड्स पर, जो सरकारी फंड्स आवंटित किए जाते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की 23 जुलाई 2024 की खबर है मध्य प्रदेश की, जहां पर इन्होंने एससी एसटी और के जो फंड्स थे वो इन्होंने तमाम और स्कीम्स में ट्रांसफर कर दिए। तो एक हिसाब से इनके फंड्स पर भी बुलडोजर चल रहा है। दूसरी बात, आलोक वत्स जी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, इनका बड़ा सम्मान है, लेकिन अभी आलोक जी ने बोला कि समाजवादी पार्टी में जो है वो क्राइम ज्यादा होते थे। आज आलोक जी आप प्रूफ करके जाइएगा यहां से कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर ज्यादा क्राइम होते थे। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट में आलोक जी हत्याएं हो रही हैं। एक जूनियर जुडिशियल ऑफिसर मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखती है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान हो चुकी है, इसलिए उसको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। एक पीसीएस अफसर वीडियो बना करके अपना सोशल मीडिया पर डालती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारा एक कलीग कर रहा है और मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो जिस प्रदेश में पीसीएस अफसर, जिस प्रदेश में जूनियर जुडिशियल ऑफिसर की ये हालत हो महिलाओं की, वहां पर तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल भी बात मत करिए। ठीक है, लेकिन फराज की तो एक बात तो मानेंगे ना, मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं का खौफ तो था आपकी रिजीम में। नहीं तो निकलते थे तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, गांव के गांव में दरवाजे दिन दहाड़े बंद हो जाया करते थे। हाँ, तो आज लखनऊ कोर्ट में हत्याएं भी हो रही है साहब। इससे भी और मैं इसका जवाब जल्दी से आलोक जी। आलोक जी, आपके समय में सपा के राज में और आज भाजपा के राज को कंपेयर करना कहीं से शोभा नहीं देता है। मुख्तार अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरीके के लोग इस राज्य में नहीं है। एक का भी नाम नहीं ले सकते आप, जिसको सरकारी प्रश्रय दिया गया हो और जिसके निकलने से खौफ का माहौल, मंजर पैदा हो जाता हो, रास्ते बंद हो जाते हो, एसपी का तबादला हो जाता हो और दिन दहाड़े अतीक अहमद के भाई मदरसे से लड़कियां उठाकर ले जाकर उनका शरीर नोच कर अरे राम दुलार गौर के बारे में कुछ बोलिएगा सर। राम दुलार गौर के बारे में भी बोल दिए, रेपिस्ट इनका भी एमएलए है, इनके 22% मिनिस्टर बागी है, क्रिमिनल है, उनको सब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इन्होंने एफिडेविट लगा के, इन्होंने अपना चुनाव से पहले एफिडेविट लगा के उनको सब लिखा हुआ है। माहौल है, छिटपुट घटनाएं जो होती है उसको आप मेन स्ट्रीम में जोड़ के नहीं बताएं। छिटपुट घटनाएं, अरे जुडिशियल ऑफिसर जमीन आसमान का अंतर है, हैरेसमेंट हो रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। अरे आलोक जी आप कैसी बात कर रहे माहौल हैं? में जमीन आसमान का अंतर है। पीसीएस अफसर के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो छिटपुट घटना नहीं है। माफ करिएगा, आपके लिए छिटपुट घटना होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए छिटपुट घटना होगी, हमारे लिए छिटपुट घटना नहीं है। आप क्राइम को अगर छिटपुट घटना बोलेंगे तो फिर आपकी मैंने कहा ना, वरिष्ठ नट के सीनियर है। उत्तर प्रदेश में हर छठे दिन एक सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हो रही है, ये छिटपुट घटना नहीं है। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, ये छिटपुट घटना नहीं है। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, विनीत जी को लेकर आए स्क्रीन पे, जल्दी से विनीत जी का फाइनल रिमार्क चाहूंगा। विनीत जी, पूरी डिबेट में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। मैं यहाँ पे 2 चीजों के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। एक सपा के प्रवक्ता और एक जो राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, उन दोनों ने 2 बातें बोली। पहली बात असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लेकर बोली।
तो मैं बताना चाहूंगा और यहाँ पे साफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बोला, उनका राज्य सीमावर्ती राज्य है और देश के मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने उन लोगों के लिए बोला था जो लोग वहां घुसपैठ कर रहे हैं, और उनका राज्य घुसपैठ में रुके, इस बात को लेकर उन्हें बोला। और इस बात के लिए हम सभी लोगों को उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, ऐसे सीएम को खड़े होकर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे अभी संविधान की, कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही थी, तो मैं विवेक भाई आपको बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, ये वही उलमाए हिंद ऑर्गेनाइजेशन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गई है जिसने अभी कुछ समय पहले एक ऐलान किया था कि हम भारत देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी कोर्ट बनाएंगे, जो कोर्ट शरिया से चलेगी, जिस कोर्ट में अपना जज नियुक्त करेंगे। और ये लोग बात करते हैं कि अब ये लोग अपने आप का विक्टिम कार की बात कर हो रही थी। ठीक है, इस मामले में फिर आगे भी सुनवाई होनी है और इस मामले में आगे भी सुनवाई। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे? सैयद जवाद 10 सेकंड जल्दी से। ये व्हाट्सएप के चैंपियन लोग यहाँ पर आकर के नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं। दिखा दो एक बार, एक स्टेटमेंट दिखा दो, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। चलिए, मेरे पास समय सीमित, आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में आगे भी इसकी सुनवाई होने वाली है और आगे भी जब सुनवाई होगी तो इस मामले पर न सिर्फ देश की नजर आएगी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है इस मामले को लेकर, यह देखना बहुत जरूरी होगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं इंडिया डेली पर।